हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का रेस्पिरेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन पार्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको फूड का रिक्वायरमेंट होता है और ये फूड हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है। अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ये जो फूड है वो इंजेस्ट होके उसके बाद में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर ये जो फूड है वो जब सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो जब ये फूड मटेरियल सेल के अंदर पहुंच जाता है तो अब इस फूड मटेरियल का क्या होता है, क्या यूज़ है इस फूड मटेरियल का, मतलब कि जो एसिमिलेशन है या फिर जो यूटिलाइजेशन है फूड का वो क्या है। तो फूड का यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है, फूड हमारा ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है, फ्यूल की तरह। और फ्यूल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, इस फूड का क्या काम है, ये जो फूड है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फ्यूल के फूड जो है वो फ्यूल की तरह कैसे एक्ट करता है, कैसे इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो फूड है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और फूड ये ऑक्सीजन जो है वो इस फूड को बर्न कर देता है या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइज कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, नंबर वन, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। ठीक है, और सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस यहाँ पर हो रही हैं रेस्पिरेशन में। एक तो ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन एयर से हमारा जो बॉडी है वो उसको इनटेक करता है या उसको ऑब्टेन करता है और सेल्स में ले जाता है और सेल्स में उसका यूज़ होता है इस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना। ठीक है, दूसरा, इस प्रोसेस के बाद में ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर तो सेल के अंदर ही रहता है क्योंकि ये यूज़फुल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए यूज़फुल नहीं है, ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है, तो इसको एलिमिनेट करना है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब क्योंकि ये बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एटीपी। और इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें कि आप ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एलिमिनेट होता है या रिलीज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? ब्रीदिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के कुछ हम डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, चलिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रीदिंग और दूसरा है हमारा प्रोसेस रेस्पिरेशन। देखिए क्या डिफरेंसेस होते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस में, वो ये है कि ब्रीदिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग, नंबर 1 पॉइंट, ब्रीदिंग इज taking in oxygen and giving out carbon dioxide। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन है, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने यहाँ पर डिस्कस किया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, वेयर एज रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग involves the lungs of the organism। ठीक है, whereas this respiration involves lungs and it also involves mitochondria। ठीक है, क्योंकि जो फूड का ऑक्सीडेशन है, फूड का जो बर्निंग प्रोसेस है या फिर फूड का जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, वहीं पर एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, अब ये कुछ हमने देखे डिफरेंसेस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसके साथ साथ में और भी कुछ डिफरेंसेस है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीदिंग कंज्यूम्स
एनर्जी, ब्रीदिंग में एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है। फिर ये जो हमारा ब्रीदिंग है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा रेस्पिरेशन कैसा है, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंसेस हुए। एक लास्ट और यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और जब आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए, तो ये तो हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। समझ गए आप लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम लोग मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। हमारा जो अभी टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखिए, रेस्पिरेशन जो है हमारा वो दो टाइप का है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूज़ करता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूज़ करता है। अब क्या होता है इसमें वो भी हम समझ लेते हैं इक्वेशन की हेल्प से। जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, या फिर आप कह सकते हैं पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड क्या है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप देखिए CH3CCOOH, और ये जो C है इसके नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है। ये हो गया पायरुवेट, या फिर इसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है या फिर जो पायरुविक एसिड है, इसमें आप देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स हैं। कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। अब अगर इस फॉर्मूले को कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह C3H4O3, ये है हमारा पायरुवेट, ठीक है, क्लियर है। C3H4O3। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, क्लियर है। तो ये अभी हाफ प्रोसेस हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो हमारा पायरुवेट बना हुआ है, ये पायरुवेट अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
अब इसका ब्रेक डाउन होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो देखिए। यहाँ पर बनेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP मॉलिक्यूल्स आपको बताया हमने क्या होता है ATP? ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो समझ गए आप? तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज होकर टू मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाता है या पायरुविक एसिड के बनाता है। इसके बाद में जो सेकंड यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो है क्रेब्स साइकिल। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम आगे मूव करेंगे। इसके बाद में एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल हम लोग। तो ये जो इसके जो एग्जांपल है वो दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एक तो ईस्ट के अंदर और दूसरा ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ईस्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होकर ये पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। पायरुवेट ये 1 मॉलिक्यूल है और ये 2 मॉलिक्यूल है। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किस में हो रहा है ये प्रोसेस? ईस्ट में हो रहा है। यहाँ पर इसको नाम देते हैं हम फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो प्रोडक्ट बना रहा है वो देखिए क्या बनाता है ये C2H5OH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसको हम कहते हैं इथेनॉल। ये कॉमन एल्कोहल होता है। इसके साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट के अंदर, ठीक है। फर्मेंटेशन की वजह से ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया ये। इसके बाद में अब हम देखेंगे ह्यूमन मसल सेल्स में क्या चेंज आता है। तो ह्यूमन मसल सेल्स का हम यहाँ पर एग्जांपल बता रहे हैं आपको। देखिए ह्यूमन मसल सेल्स में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट में, ठीक है। और पायरुवेट जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर? मसल टिश्यू के अंदर, ठीक है। मसल टिश्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है लैक्टिक एसिड के, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है ATP के। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये जो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना रहा है वो क्या है? लैक्टिक एसिड में क्या है? लैक्टिक एसिड देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है CH3CHCOOH और इस CH से एक होता है OH ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो क्या है? वो ये है कि ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो पायरुवेट से जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, चाहे वो ईस्ट में हो या फिर मसल टिश्यू में हो, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है, इन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। ये भी किस में हो रहा है, यहाँ पर भी इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ गए आप लोग। ग्लाइकोलिसिस में कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एरोबिक एनारोबिक कहीं पर भी। लेकिन जब वो पायरुवेट से चेंज होता है, अगर वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स बना रहा है और नॉर्मली जो प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं, ह्यूमन सेल हैं, उनमें अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एनारोबिकली अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो वो देखिए, ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए, इसके एक्यूमुलेशन से जो मसल्स हैं वो मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब आप विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस को जब आप दौड़ते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, या फिर जो हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है, इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, उन्हीं को हम क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स किसको कहते हैं हम, क्रैम्प्स बोलते हैं हम पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। ठीक है, अब कैसे रिलीफ मिलेगा इन क्रैम्प से। रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, हॉट वाटर बाथ, और या फिर मसाज ले सकते हैं। इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से होगा जो आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव कर जाएगा। बोथ दीज प्रोसेसेस इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज कर जाएगा। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ। ठीक है, चलिए, तो समझ गया आप लोग कैसे हमें रिलीफ मिलेगा क्रैम्प से। ठीक है, ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड accumulated in muscles into carbon dioxide and water, hence it produces relief। ये तो लैक्टिक एसिड का रोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें मूव करेंगे इसी टॉपिक में, तो देखेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है और एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो देखिए प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है वो 3 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स की। तो रूट्स में समझिए कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखिए प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ये रूट है प्लांट का, ठीक है, अब ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को।
ठीक है, ये रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एयर, ठीक है, ये एयर प्रेजेंट है। अब ये जो एयर है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये एयर इन रूट हेयर्स में जाएगी, रूट हेयर से बाकी जो सेल्स हैं उनमें पहुंच जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, एयर से कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स थे, ये क्या थे, सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिफ्यूज़न से मूव कर रहा है। प्रोसेस का नाम यहाँ लिख देते हैं, कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा, तो वो CO2 कहाँ जाएगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही वापस से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से तो होता है रेस्पिरेशन इन रूट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो लैंड प्लांट्स हैं अगर वो वाटर लॉक्ड रहेंगे, कैसे रहेंगे, वाटर लॉक्ड, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के लिए, तो क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वाटर लॉक्ड होने की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो एयर था, ऑक्सीजन था, वो यहाँ से निकल गया, वो एक्सपेल हो गया। इसकी वजह से अब रूट्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में रूट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो अल्कोहल है वो उनको किल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। तो स्टेम्स में रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक वो प्लांट, ठीक है, कौन से, जो हर्बेशियस बोलते हैं हम जिनको, हर्बेशियस प्लांट्स या हर्ब्स कह सकते हैं, इनके पास स्टोमेटा होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स। और दूसरे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कैसे प्लांट हैं, हार्ड एंड वुडी स्टेम, जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए लेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, लेंटिकल्स। ये जो लेंटिकल्स हैं वो क्या है, देखिए प्लांट है, ट्री है, उसका जो आउटर सरफेस है, यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सेल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके का होता है, वो लूजली, सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये बार्क है, क्या ये बार्क, बार्क किसको कहते हैं हम, बार्क कहते हैं आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, ठीक है। तो लेंटिकल्स हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस रीजन को लेंटिकल्स कह रहे हैं। इन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू, जहाँ पे लूजली पैक्ड सेल्स हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन से प्रोसेस से ये मूव कर रहा है यहाँ पर, ये भी जो प्रोसेस है वो कौन सी है, डिफ्यूज़न प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूज़न, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट में बात करेंगे लीव्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए लीव्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे ज़रा, स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करते हैं। तो स्टोमेटा जो हैं वो क्या है, देखिए ठीक है, ये स्टोमेटा हैं और ये इसके क्या है, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इसमें एंटर कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाता है,
ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। ये भी कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ये भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है लीव्स में, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। तो देखिए एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर आप बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर एनिमल्स की, ठीक है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो उनका स्किन के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन होता है उसके थ्रू होता है। थर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं फिश का, प्रॉन्स का। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें होते हैं गिल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में एग्जांपल आप लेंगे जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ठीक है, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सभी में क्या होते हैं, स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी के ऊपर। स्पाइरकल्स क्या होते हैं? स्पाइरकल्स होते हैं टाइनी होल्स। ठीक है, अब ये जो स्पाइरकल्स हैं ये एयर ट्यूब्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं स्पाइरकल्स होते हैं और एयर ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, तो इनके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये आपने की बात इंसेक्ट्स की। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को भी आप समझना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में इस तरीके से भी पढ़ना है कि कुछ क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते रहें। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic animals is much faster than rate of breathing in terrestrial animals। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हम लोग कहते हैं, जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, इसको यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, इन वाटर, ये क्या है? लो है। कैसा है? लो है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ पर एयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक एनिमल्स का वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग है उसकी वजह से इनके पास में ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो आपको मालूम है कि जो ह्यूमंस हैं या फिर ह्यूमन बॉडी जो है वो बिग है। ठीक है, अब
ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स क्विकली, ठीक है। और अगर डिफ्यूज़ होता भी है तो डिफ्यूज़न जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है डिफ्यूज़न? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा एस्टिमेटेड है, क्या एस्टिमेटेड है देखिए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अगर डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन गैस ह्यूमन बॉडी में पहुंचेगा तो it would take about 3 years for a molecule of oxygen in our body to move from our lungs to reach our toes, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आपको पता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। क्लियर है आपको ये? चलिए, अब एक लास्ट यहाँ पर है कि फ़िश को जब आप पानी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्यों, उसकी डेथ क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि फ़िश में लंग्स नहीं होते हैं और उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो बने हैं पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर अभी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे।